जब हम हीलिंग करते हैं तो उसमें क्या कुछ अलग से सेटअप करना होता है या फिर आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं? नहीं, रेकी हीलिंग में किसी सेटअप की ज़रूरत। रेकी में आपको मन का दिया जलाना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है, जो स्नान भी है वो अपनी इंटेंशन को कराना है। अभी हम बात करें साइकिक सर्जरी के बारे में, हाँ, है ना? ये क्या हमेशा ही परफेक्ट रहती है? थोड़ा-सा फ़र्क है, जब आप एक मेडिकल सर्जरी की तरफ जाते हैं, वहाँ आपके इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ किसी का दिमाग लगा है, किसी के हाथ लगे हैं और प्रैक्टिकली आप हाथों से किसी चीज़ को कर रहे हैं। जब मैम आप रेकी सीख रहे थे, तब आपको क्या-क्या एक्सपीरियंस? बहुत सारे अद्भुत जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है या जब आपके चक्रा ओपन होने लग जाते हैं तो चक्रों में वाइब्रेशंस आपको फील होती है। मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानता है। मेडिकल साइंस बिल्कुल आप हॉस्पिटल भी जाते हो, कोलैबोरेशन में आप जाते हो। बिल्कुल पेशेंट्स भी आपको आईसीयू में बुलाते हैं। बिल्कुल पेशेंट आईसीयूज में बुलाते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स ने पूरा रेकी का सेशन लिया, रेकी को जाना और वो लोग बहुत प्रभावित हुए इस चीज़ से। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसा अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरास और आपका 16 साल एक्सपीरियंस, जी, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके और मोर देन 15,000 प्लस हीलिंग सेशन आपने अपने पिछले 16 साल की जर्नी में लिए हैं। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी भी आप ये मान लीजिए कि फिज़िकल प्रॉब्लम से ही शुरू हुई। ये 16 साल पुरानी बात हो गई। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई और सर्वाइकल उस टाइम इतना बढ़ गया कि वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है जब भी कोई सर्वाइकल से परेशान होता है। तो उस टाइम मुझे वर्टिगो के अटैक्स आने लगे और आप ये मान लो कि 72 आवर्स तक मैं फेंट रहती थी। बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था और मैं इस चीज़ से इतनी परेशान हो गई थी कि कैसे मैं अपना ध्यान रखूं और कैसे मैं बच्चों का ध्यान रखूं। फिर मेरा ब्रदर है, वो फिजिकल फिटनेस की ही लाइन में है, बॉडी बिल्डिंग करता है, सिखाता है। तो उसने मेरे पास एक एक्यूपंक्चर करने वाला लड़का था जो एक्यूपंक्चर थेरेपी देता था, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वो करता था। तो हालत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसने उसको घर भेजा कि जाके आप दीदी बीमार हैं और उनको जाके थेरेपी दो। तो वो एक्यूपंक्चर करने घर आता था और मुझे डेली ट्रीटमेंट वो देता था। उससे धीरे-धीरे मुझे आराम आने लगा। फिर वर्टिगो में आपको पता है नींद नहीं आती है। बिल्कुल इंसान सो नहीं पाता है, बेचैनी सी रहती है। बेचैनी सी उसमें रहती है। तो मैंने फिर उसको बताया कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है और रातों को मैं सो नहीं पाती हूँ। तब उस लड़के ने मुझे कहा कि दीदी आप जिस टाइम सोने लगो, उस टाइम रात को मुझे फ़ोन करना, मैं आपको ना हीलिंग भेजूँगा और आप सो जाएँगे। तो उस टाइम मुझे सुन के बहुत मतलब पहली अजीब। बार ऐसा मैंने सुना था कि अपने घर से वो मेरे घर पे क्या भेजेगा ऐसा जिससे मैं सो जाऊंगी। दवाइयाँ हमने सुनी थी, हाँ। बाकी सारी चीजों के बारे में पता था कि हाँ हम एक गोली खाते हैं और सो जाते हैं। तो लेकिन इस चीज के बारे में मैंने क्या ये मतलब ऐसा कैसी हीलिंग है जो तुम मुझे भेजोगे और मैं सो जाऊंगी। तो उसने मुझे बताया कि ये रेकी हीलिंग है, एक ऐसे-ऐसे हीलिंग थेरेपी है, ये मैंने सीखी हुई है और ये हम दूर से किसी को भी भेजते हैं और उसको आराम आता है। तो आज आप जब सोने जाएँ, तो मुझे कॉल करें, मैं आपको हीलिंग दूँगा, तो आप सो जाएँगे। तो उस वक़्त मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो सब कह रहा है, ये क्या ऐसा सच में होगा? तो रात को जब मैं सोने लगी, तो मैंने उसे कॉल किया कि अब मैं सोने जा रही हूँ, जो भी तुम हाँ। बोल रहे थे वो हीलिंग भेजना है, आप भेज दीजिए। करो उसको। तो और वाक़ई थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि मैं जो थी सो गई और सो के फिर मैं सीधा सुबह उठी और इतना फ्रेश उठी कि मुझे लगा कि पता नहीं शायद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो जब मैं सुबह उठी मुझे बहुत उठ के अच्छा लगा, इतना हल्का फ़ील हुआ।
फिर उसने आना था घर मेरे को थेरेपी देने के लिए। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया जो कि मैं इतने आराम से सो गई, और सो के मैं सुबह इतना अच्छे मूड से, और इतने मेरे को शरीर में भी इतना हल्कापन लग रहा है, सर में भी हल्कापन लग रहा है। तो उसने मुझे बताया कि दीदी ये रेकी हीलिंग है और इसको कोई भी सीख सकता है, और आप तो खुद इतने पॉजिटिव पर्सन हो, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आपको ये सीखनी चाहिए। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरे भाई के बारे में, कि भैया सब जानते हैं और उन्हें सब पता है इसके बारे में, आप उनसे बात कीजिए। मैंने तुरंत अपने ब्रदर को कॉल किया, मैंने कहा ये रेकी हीलिंग क्या है? तो उसने कहा कि मैं भेजता हूँ सारी डिटेल और तुम देखो, और तुम्हें जरूरत है इसको, तुम सीखो। तो तब उसने मुझे रेकी की सारी डिटेल्स भेजी, एक कांटेक्ट नंबर भेजा, मैंने वहाँ फोन किया। जब फोन किया तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो है वेरी नोन ऑर्गेनाइजेशन है रेकी हीलिंग के लिए। इनफैक्ट इंडिया में जो रेकी को इंट्रोड्यूस किया है वो जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर NK शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा कपल है जो इंडिया में बहुत माने हुए रेकी गुरु हैं। तब उनके बारे में मुझे पता चला, मैंने कांटेक्ट किया, मैंने क्लास बुक की, तो वहां से मैंने रेकी लेवल 1 और 2 सीखा। और जब पहली क्लास मैंने करी, रेकी के बारे में जब जाना, उनके द्वारा जो वो लेक्चर दे रहे थे रेकी के बारे में, आप यकीन नहीं मानोगे समस्त, मुझे ऐसा लगा उस वक्त, मतलब जब मैं क्लास ही ले रही थी, कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा जीवन मुझे मिला है, ये जो मेरा जन्म है, शायद वो इसी चीज के लिए हुआ है। क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो हमेशा काफी धार्मिक टाइप का रहा है, चाहे मेरे बाबा जी हैं, चाहे मेरे पापा हैं, वो सब लोग मतलब कहीं ना कहीं मंत्र साधना और इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हीलर्स का ही है, लेकिन हाँ वो मांत्रिक किस्म की चीजें हैं कि वो मंत्रों से लोगों का उपचार करते हैं, या किसी को कोई मंत्र दे भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं। तो ये सारी चीजें परिवार में शुरू से देखी हुई थी। लेकिन जब रेकी को जाना तो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज थी, बहुत साइंटिफिक चीज थी। मैंने इसके बारे में फिर अपने पापा से डिस्कस किया और बताया सबको कि आप लोग जो आध्यात्मिक तौर पे कर रहे हो वही काम एक साइंटिफिक वे में भी होता है। जो आप लोगों के लिए दुआएं करते हो, जो आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हो, तब लोगों को उन सब चीजों का फायदा होता है। तो हम इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से भी कर सकते हैं, और लोगों को रेकी द्वारा भी इस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है। मैम आपकी ये तो आपकी स्टार्टिंग हुई। हाँ, आपकी अगर वैसे लाइफ जर्नी देखें, आपकी एजुकेशन या फिर आपका करियर, तो वो क्या? मेरी एजुकेशन जो है, क्योंकि दिल्ली में ही हम पैदा हुए, दिल्ली में ही सब, तो स्कूलिंग भी दिल्ली से ही है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है, और NCC में मेरा C सर्टिफिकेट है, क्योंकि बेसिकली जो शुरू से था वो स्पोर्ट्स बेस्ड था। तो एक तो हम रहते भी नेशनल स्टेडियम के पास थे, तो जूडो जो है नेशनल लेवल तक मैंने खेला हुआ है, स्विमिंग मैंने स्टेट लेवल तक की हुई है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था? स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। तो स्विमिंग हुई, जूडो हुआ, कबड्डी हुई, आर्म रेसलिंग मैंने बहुत की है। आर्म रेसलिंग में भी जो है नेशनल खेला हुआ है। तो बचपन से ही एक समझ लीजिए कि ऐसा एनवायरनमेंट था। इंडिया गेट पे हम रहते थे, नेशनल स्टेडियम वही था, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में हम खुद रहते थे। तो स्पोर्ट्स जो था हमारे चारों तरफ था। तो हमारी पूरी फैमिली, मेरे पापा फुटबॉलर रहे अपने टाइम के, मेरे दादाजी फुटबॉलर रहे। तो स्पोर्ट्स तो हमारे आगे पीछे। कभी सोचा था आपने कि आप एक स्पोर्ट्स फील्ड से आप रेकी ग्रैंड मास्टर में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब मेरा तो ये सपना था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, इसीलिए कॉलेज में NCC लिया। NCC में भी फायरिंग में नेशनल्स खेला हुआ है मैंने, निशाना बहुत अच्छा था।
और जितने भी एनसीसी के नेशनल लेवल के कैंप्स हैं, चाहे आप आरडी कैंप कह लीजिए, आईडीसी कैंप कह लीजिए, स्कूबा डाइविंग मैंने की हुई है, तो मतलब इतना सब उन सब चीजों में मैं हमेशा रहती थी। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक आध्यात्मिक जर्नी मेरी आगे मेरा इंतजार कर रही है और इस मोड़ पे जाके मुझे अध्यात्म की तरफ मुड़ना होगा। तो जैसे मैम आपने सीखा, हाँ। है ना, रेकी हीलिंग फाउंडेशन से आपने सीखा, तो कई बार क्या होता है जब हम सीखते हैं तो थ्योरेटिकली होता है। हाँ। आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या था? मेरा जो रेकी का फर्स्ट, आप कह लीजिए, जब मैं 3rd लेवल में आई। 1st 2nd लेवल तो बहुत बेसिक लेवल होता है, उसमें तो आप सिर्फ हीलिंग करना, सेल्फ हीलिंग करना और अपनी जो है सिंबल ध्यान करना सीख रहे होते हैं। तो हीलिंग का जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जिस दिन मैं 3rd लेवल के लिए जाने वाली थी, उस दिन मेरी 3rd लेवल की क्लास थी। तो मेरे हस्बैंड को फीवर था और वो टाइम वो था जब डेंगू बहुत जानलेवा माना जाता था। हाँ। आज तो डेंगू का इलाज है, उस वक्त जो था 2009 और 10 के बीच की बात है, उस टाइम तो डेंगू को बहुत जानलेवा माना जाता था। प्लेटलेट्स एकदम डाउन होते थे और आपका जो है काउंट गिर जाता था ब्लड का और जान पे बनाती थी। तो ये उस वक्त की बात है। तो उस दिन जो था मेरे हस्बैंड को फीवर बहुत तेज था, तो मुझे भी ऐसा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन क्योंकि रेकी की तरफ रुझान इतना था और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ सीखने ही जा रही हूँ, तो उस दिन उनको उस हालत में छोड़ के मैं 3rd लेवल सीखने गई। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मुझसे नाराज भी हुए कि मैं फीवर में हूँ। और वापस जब मैं शाम को आई क्लास लेकर 3rd लेवल में, आपको जैसे पहली वीडियोस में बताया है कि साइकिक सर्जरी हम सीखते हैं। हाँ। साइकिक सर्जरी एक रेकी का हीलिंग का बहुत अच्छा पार्ट है। तो वो चीज मैंने उस दिन क्लास में सीखी और जब मैं घर लौटी तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने बताया कि टेस्ट में प्लेटलेट्स काफी डाउन आए हैं और कल फिर से टेस्ट होगा, अगर और डाउन हुए तो एडमिट होना पड़ेगा। फीवर उनका काफी तेज था। तब मैंने उनसे कहा कि आज मैं कुछ सीख कर आई। एक चीज मैंने रेकी में वहां सीखी है कि साइकिक सर्जरी में हम लोग ब्लड केमिस्ट्री को नॉर्मल कर सकते हैं। ब्लड के कोई भी अप डाउन्स हैं, कोई भी केमिकल ब्लड का अप हुआ है या डाउन हुआ है, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ब्लड की केमिस्ट्री को हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। तब उनको कोई यकीन नहीं था, नई नई चीज थी, तो और वो थोड़ा गुस्से में भी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है और तुम क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो, तुम देखो क्या करना है। तब फिर मैंने उनको बहुत थोड़ा सा काम डाउन किया। मैंने कहा देखिए, आज मैं कुछ सीख कर आई हूँ और इस जगह मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी उस तरीके से हीलिंग करूंगी तो क्या पता आपको फायदा हो जाए। तो वो मान गए। तो जो फर्स्ट मेरा रेकी का एक्सपीरियंस था, सेम डे जिस दिन मैंने साइकिक सर्जरी सीखी, सेम डे मुझे मेरे घर में जरूरत पड़ गई मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो मैंने उनकी जो है ब्लड केमिस्ट्री को जो मैं सीख कर आई थी, एज इट इज मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया कि, और रेकी मतलब गुरुओं का मैंने बड़ा धन्यवाद किया। मैंने कहा मैं सब आप लोगों के चरणों में इस चीज को समर्पित करती हूँ। मुझे नहीं पता है, आज ही मैंने सीखा है और आज ही मुझे ये प्रैक्टिकली करना पड़ रहा है। तो उनका भी आह्वान किया, अपने ईस्ट का आह्वान किया और सभी रेकी एनर्जीज को धन्यवाद करते हुए मैंने वो साइकिक सर्जरी, सबसे पहली साइकिक सर्जरी मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर की और उनके जो थे प्लेटलेट्स मैंने नॉर्मल करने के लिए वो प्रोसेस किया। और समस्त आप यकीन नहीं मानेंगे, अगली सुबह जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ, उनके प्लेटलेट्स नॉर्मल निकले, फीवर उनका उतर चुका था और मैं जो थी अपने आप में इतनी अचंभित थी। और हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं पता था, वो थोड़े गुस्से में तो थे मेरे उनको छोड़ के जाने की वजह से वो गुस्से में तो थे, लेकिन जब रिपोर्ट नॉर्मल आई तो उनको भी कहीं ना कहीं एक तसल्ली हुई, क्योंकि उस टाइम डेंगू जानलेवा था, लोगों की जान चली जाती थी, बच नहीं पाते थे, जिनके भी प्लेटलेट्स नीचे आते थे डाउन ही होते चले जाते थे।
तो जो फर्स्ट रेकी हीलिंग का मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि घर में ही, और मतलब मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ऐसा किया होगा कि जिस दिन सीखा हो उसी दिन उसको अप्लाई किया हो और सेम डे उसको इतना अमेजिंग रिजल्ट जो है रेकी का मिला हो। करेक्ट। तो ये मेरा पहला अनुभव था रेकी हीलिंग में साइकिक सर्जरी का। तो वहीं से ही कन्विक्शन आपका बिल्ड हो गया कि हाँ ये बिल्कुल। चीजें वर्क करती हैं, सही में वर्क करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने बाकी लोगों की हीलिंग करना स्टार्ट बाकी लोगों की हीलिंग बहुत घर में बहुत जरूरत पड़ जाती थी, बच्चे छोटे थे। एक दिन की बात है, मेरा बेटा छोटा ही था, 9 साल का उस टाइम था, स्कूल जा रहा था। तो हमारे घर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी, तो कहीं ना कहीं उसका पाँव फिसला और वो एकदम गिरा। जैसे ही वो गिरा और वो समझ लो कि उसका सर एकदम सीढ़ी पे लगा और वो बेहोश हो गया। तो तब भी मुझे एकदम से कुछ समझ नहीं आया, मैंने एकदम उसके हाथ चक्रा पे हाथ रखा और चैंटिंग शुरू कर दी। विदिन 2 मिनट उसको वहां होश आ गया। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि रेकी ने किस किस जगह पे कैसे कैसे मतलब मेरा साथ दिया। बाद में उसका मैंने पूरा चेकअप करवाया क्योंकि सर में चोट लगी थी, बेटे का चेकअप करवाया। मेडिकल साइंस को मैं कभी पीछे नहीं रखती हूँ। यहाँ पे हमेशा मैं ये बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो किसी भी इंसान के, चाहे ऐसा नहीं है मेरे घर में, चाहे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे पेशेंट होते हैं, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप टेस्ट जरूर कराएं, अपनी रिपोर्ट जरूर देखें, उसके बेसिस पे हम हीलिंग करते हैं। और उसके बेसिस पे जब हमें हीलिंग करने के बाद रिजल्ट्स मिलते हैं, वहां जब रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। अभी हम बात करें साइकिक सर्जरी के बारे में, हाँ। है ना, ये क्या हमेशा ही परफेक्ट रहती हैं? क्योंकि कई बार अगर नॉर्मल सर्जरी की बात करें तो मिस्टेक्स होती हैं, हाँ। नेग्लिजेंस होती है, लेकिन जब हम साइकिक सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें भी तो कुछ ऐसा होगा कि प्रॉपर ना हो एंड देखिए, रिजल्ट इफेक्टिव ना मिले। इधर थोड़ा सा फर्क है। जब आप एक मेडिकल सर्जरी की तरफ जाते हैं, वहां आपके इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, वहां किसी का दिमाग लगा है, किसी के हाथ लगे हैं और प्रैक्टिकली आप हाथों से किसी चीज को कर रहे हैं, तो वहां पे 1% हो भी जाता है। कभी कभी आपने सुना है किसी के पेट में कैंची छूट गई, किसी के पेट में हाँ, ग्लव छूट गए। डॉक्टर का हाँ, छूट गया, वो बाद में जाके निकला। अभी मैंने रिसेंटली किसी की हीलिंग की है, उसके पेट में सर्जरी के दौरान धागा छूट गया था। ओके। और उस कुछ दिनों के बाद जब उसको तकलीफ हुई और पता चला, तो दोबारा जब चेकअप हुआ तो पता लगा फिर पेट खोल के। तो ये सारी चीजें जब हम कुछ भी प्रैक्टिकली हाथों से करते हैं तो गलती इंसान है, ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर भगवान है, वो भी इंसान है। हाँ, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। लेकिन जब हम रेकी में साइकिक सर्जरी करते हैं, वहां हमें ये बेनिफिट मिलता है कि काम एनर्जी कर रही है। वहां प्रैक्टिकली हमने हाथों से कुछ नहीं करा है, वहां आपकी इंटेंशन काम करती है, वहां आपकी इमेजिनेशन काम करती है। तो रेकी में साइकिक सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो या तो हमें पॉजिटिव मिलेंगे या फिर हमें नहीं मिलेंगे। हाँ, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है कि रेकी से कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं होता। एक साइकिक सर्जन जो है, जो हीलर 3rd लेवल की हीलिंग कर रहा है, अगर वो साइकिक सर्जरी कर रहा है तो उसमें रूल्स हैं थोड़े से कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, खुद को प्रोटेक्शन में डालना है, और जिसकी आप साइकिक सर्जरी कर रहे हैं उसको प्रोटेक्शन में डालना है। एक दिन सर्जरी करके 3 दिन तक उसको छेड़ना नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स हैं। तो अगर आप सही तरीके से सही चीजों को फॉलो करके करते हैं तो साइकिक सर्जरी में कभी भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, कभी ये हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले। जब हम हीलिंग करते हैं तो उसमें क्या कुछ अलग से सेटअप करना होता है या फिर आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं? नहीं, रेकी हीलिंग में किसी सेटअप की जरूरत कि नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जब हम नॉर्मल साधना करते हैं तो पहले दिया जलाना होता है या फिर कुछ हवन वगैरह करना होता है। हाँ हाँ हाँ, या नहीं, ऐसा ऐसा इसमें ऐसा कोई रूल रेकी में नहीं है। रेकी में आपको मन का दिया जलाना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है, जो स्नान भी है वो अपनी इंटेंशन को कराना है। तो इसमें सारा काम इंटरनल है, सारा का सारा काम ही इंटेंशन से और आपकी समझ लीजिए कि पॉजिटिव इंट्यूशन
और पॉजिटिव थॉट से हो रहा है। तो बाहरी आवरण में कोई भी आडंबर करने की आपको जरूरत नहीं है। इंडिया में लोगों ने रेकी के साथ बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं, तो ये तड़के जो मार दिए हैं कि आपने सफेद कपड़े पहनने हैं और आज ये नहीं खाना है और आज वो नहीं पीना है और दिया जला के ही कुछ करना है, तो ये सारे हमारे धार्मिक समझ लीजिए एडिशंस हैं। रेकी में इन सब चीजों की कभी कोई जरूरत, ओरिजिनल रेकी है उसके अंदर जरूरत, उसके अंदर तो कोई फिर तो मैम जैसे आप मान लो जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, हाँ कोई पर्सन दिखा परेशान है, तो हाँ आप एनर्जी वहां पे भेज सकते हो, उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल। मेरी तो ये इतने सालों में आदत बन चुकी है। अगर मैंने कोई जानवर भी रास्ते में देखा कि वो थोड़ा बहुत चल नहीं पा रहा है या मुझे लगा कि ये, मैं चलते फिरते हीलिंग देती रहती हूँ। उसको एक प्रोटेक्शन एक लगा दो। प्रोटेक्शन उस पे डाल दिया, नहीं तो एक पावर सिंबल उस पे डाल दिया जो कि उसको एक स्पेशल एनर्जी उसको मिल जाए। अगर मैं देखती हूँ सड़क पे कोई बुजुर्ग अकेला चल रहा है, मैं उसको प्रोटेक्शन में डाल देती हूँ। मैं शाम के वक्त अगर देखती हूँ कि कोई लड़की रोड पे अकेली निकल रही है, आजकल माहौल इतना खराब हो चुका है, तो मैं एक प्रोटेक्शन उस पे भी डाल देती हूँ। तो ये जो हीलिंग है, एक जो फ्लोलेस हीलिंग है, वो मेरी चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। अब वो आदत बन चुकी है। मतलब सिंपल है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी हमने वहां पे बिल्कुल देती है। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपके अंदर से निरंतर बहती है, आपको बस इसको सही जगह पे प्लेस करना है। जब मैम आप रेकी सीख रहे थे तब आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए? क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि चक्रा से रिलेटेड चीजें होती है, हमारी बॉडी में अलग अलग वाइब्रेशन या ऐसी हाँ, चीजें होने स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल। तो ऐसे क्या एक्सपीरियंस आपको हुए? जब रेकी की प्रैक्टिस करना शुरू किया, इन सिंबल्स का ध्यान करना शुरू किया, अपने चक्रों पे काम करना शुरू किया और जब धीरे धीरे चक्र एक्टिवेट होने लगे, तो बहुत सारे अद्भुत, जिसे हम कहते हैं, एक्सपीरियंस रहे। क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है या जब आपके चक्र ओपन होने लग जाते हैं, तो एक तो चक्रों में वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं। एक समझ लीजिए कि एक अजीब सी अद्भुत ऊर्जा आपको अपने अंदर वो आती है। जो जानवर हैं जिन्हें हीलिंग चाहिए, वो आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो जब मैं हीलिंग करना मैंने शुरू किया, तो मेरे घर के बाहर बहुत जानवर आके बैठने लगे। वो गाय भी होती थी, कुत्ते भी होते थे, और वो लिटरली आपको आपके इंतजार में बैठते थे। अगर मैं बालकनी से देख रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं, जब मैं उनको देखती थी, तो वो एक आई कांटेक्ट भी होता था, तो मुझे समझ आता था कि ये हीलिंग के लिए आए हैं। तो मैं वहीं से उनको हीलिंग देती थी, और जब मैं हीलिंग दे देती थी, वो खुद ब खुद उठ के वहां से चले जाते थे। तो ये एक बहुत अनोखी चीज हुई कि अगर मैं बाहर भी कहीं बैठी हूँ, तो कहीं से कोई कुत्ता आया और मेरे पास आके, ऐसा नहीं है कि वो झपट रहा है, भौंक रहा है या मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, वो चुप करके शांति से मेरे पास आके बैठ जाता था। तो जब मैं देखती थी तो पता लग जाता है कोई बीमार कुत्ता है या फिर हेल्दी है, तो समझ में आता था। तो फिर वहां उसको हीलिंग देती थी, और जब हीलिंग हो जाती थी, जैसे ही उनकी रिसीविंग हो जाती थी, वो उठ के चले जाते थे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें थी कि जो इतना आपको समझ लो एक स्पेशल फील कराती है ना, कि कुछ तो आपके अंदर स्पेशल और है। नेचर का भी रूल देखिए कि अपने आप आपके पास आ जाते खुद थे। ब खुद, क्योंकि उनकी सिक्स सेंस होती है। हाँ, कुत्ते, गाय, ये सारे जितने भी जानवर हैं, हाँ। ये हीलर्स को पहचानते हैं। और एक बहुत अमेजिंग चीज है कि जो भी रेकी हीलर होगा, जो भी रेकी प्रैक्टिस में होगा, उसको कभी भी कुत्ते अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑरा वो लोग पहचानते हैं, ये चीज। और एक और चीज हुई कि एक सुगंध जो है, एक हवा के झोंके के साथ आती थी। तो जब वो सुगंध आती थी, तो मैं एकदम से ढूंढती थी कि आसपास ऐसा क्या रखा है। घर में ऐसा मुझे कुछ नहीं मिलता था, ऐसा कोई परफ्यूम नहीं था जो वो उस सुगंध से वो मैच करे। तो जिस टाइम चक्रा ओपन हो रहे थे, तो मुझे ये पता भी नहीं थी ये बात कि ऐसा होता है। आज तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, सबको ये बताती हूँ कि भाई ऐसा आपके साथ हो सकता है रेकी प्रैक्टिस के दौरान। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो तब मैंने बहुत खोज करी इस चीज के बारे में। तब मुझे
एक और अलग एक मास्टर मिली थी, वो फीमेल थी, तो वो संजीवनी विद्या के बारे में काफी कुछ जानती थी और कुंडलिनी के बारे में उनको काफी नॉलेज थी। तो क्योंकि मैं ढूंढ रही थी और मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा था कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो खुशबू मुझे बहुत ही वो कर रही थी। तब जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, चक्रा आपके ओपन होने लगते हैं, तो कुंडलिनी की जो खुशबू है वो कस्तूरी के जैसी खुशबू है। जैसी कस्तूरी में खुशबू होती है, तो आपने भी सुना होगा हिरन की नाभि में कस्तूरी कस्तूरी, होती है, और वो भागता रहता है वो भागता रहता है उस कि खुशबू कहाँ। के पीछे। हाँ। तो मेरी भी वही हालत हो गई थी कि वो खुशबू जो थी वो मेरे भीतर से आ रही थी, हाँ। और मैं उस खुशबू को ढूंढ रही थी कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, और वो खुशबू को मैं पकड़ नहीं पा रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने उसके बारे में जाना और फिर मैंने उसको अंदर फील करने की कोशिश की, तो फिर वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि एक चीज, क्योंकि वो आपको बताना चाह रही थी कि ये एक क्रिया है जो कि इंटरनल क्रिया आपकी बॉडी में शुरू हो चुकी है। तो जब उसके बारे में पता चला तब फिर मैंने थोड़ी और ब्रीदिंग प्रैक्टिस की और थोड़ा और अपने चक्रों पे काम करना शुरू किया, तो वो भी चीज कहीं ना कहीं बैलेंस हो गई। कुछ और एक्सपीरियंस आपको हुए? हाँ, बस रेकी का तो मैंने बताया कि जिन पेड़ पौधों को आप पानी देते थे तो मैं साथ साथ उनको एनर्जी भी देती थी। तो उस टाइम पे जो था कि दिल्ली जैसी जगह में जो प्लांट नहीं भी ग्रो करते थे, वो भी बहुत अच्छे से, मतलब इतना, जो मेरा छोटा सा बागीचा था वो इतना हरा भरा हो गया था रेकी एनर्जी से। तो रेकी के जो इफेक्ट थे वो जगह जगह दिखने लगे, और जब दिखने लगे तो मैं और ज्यादा उन चीजों को करने लगी। तो फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल रेकी शुरू की 3rd लेवल के बाद। तो जैसे जैसे लोग आने लगे, हीलिंग के, किसी के सर में भी दर्द है और उसको हाथ रखा और उसने तुरंत कहा कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया, किसी के घुटनों में दर्द है, उसके घुटनों की हीलिंग करी। तो उस टाइम डिस्टेंस हीलिंग की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि लोग हीलिंग लेने के लिए घर ही आ जाते थे। तो जैसे जैसे लोगों को भी बहुत वो होता था कि ये हाथ रख देती है और ठीक हो जाते हैं। तो ये जो जादू की छड़ी मुझे मिल गई थी, क्योंकि बचपन से ही आदत थी, जैसे बाबा जी को, अपने पापा को, सबको, मम्मी को, सबको हेल्पिंग नेचर ही हमने देखा था कि दुनिया की वो सिर्फ मदद ही करते हैं। तो एक वो अंदर इच्छा थी कि किस तरीके से देखो, समझ क्या होता है, हर जगह हम किसी की भी पैसों से मदद कर दें, हाँ, हाँ। और ऐसे कर दें और नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन रेकी जब मुझे मिली तो ये एक ऐसी चीज थी कि मुझे ऐसा लगा कि अब तो किसी की भी हेल्प करने के लिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये मेरी एक जादू की छड़ी है जिसको मैं घुमाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। तो वो जो मेरा जीवन शुरू हुआ और वो जो सफर शुरू हुआ, उसके जो अनुभव थे, मतलब अब मैं बोलना शुरू करूं तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी, लेकिन वो कहानियां खत्म नहीं होंगी। मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानता है। मेडिकल साइंस, बिल्कुल। आप हॉस्पिटल भी जाते हो, कोलैबोरेशन में आप जाते हो, बिल्कुल। पेशेंट्स भी आपको आईसीयू में बुलाते हैं। बिल्कुल, पेशेंट आईसीयू में बुलाते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। आगरा में मैंने एक स्पेशल वर्कशॉप की थी जहां सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स आए थे। एमबीबीएस डॉक्टर्स ने पूरा रेकी का सेशन लिया, रेकी को जाना, और वो लोग बहुत प्रभावित हुए इस चीज से, क्योंकि वो लोग भी जन सेवा ही कर रहे हैं। अपनी नॉलेज से, मेडिकल साइंस की जो भी नॉलेज है, वो लोगों का इलाज ही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी एक एनर्जी की तो जरूरत है, उनकी खुद की एनर्जी की जरूरत है, और जिस इच्छा शक्ति से वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, अगर उस इच्छा शक्ति में एक रेकी की शक्ति हम ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं उनके पेशेंट को और फायदा होगा, उनको और फायदा होगा। डॉक्टर्स रेकी सीख रहे हैं और मेरे स्टूडेंट हैं डॉक्टर्स, और ऐसा नहीं है कि रेकी में डॉक्टर्स का विश्वास नहीं है। मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को जानती हूँ जो रेकी में विश्वास करते हैं, चाहे वो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेकी में साइंस का विश्वास नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेकी भी साइंस से बेस्ड है, साइंटिफिकली काम करती है, और आपकी
बॉडी में ये वैज्ञानिक तौर पे मौजूद है। अच्छा, आप अपना कुछ जैसे जब आप आईसीयू में गए तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस आपने देखे कि थ्रू हीलिंग पेशेंट को काफी रिलीफ मिला? हाँ, एक बार की बात है, उदयपुर में मैं गई थी आईसीयू में किसी पेशेंट को हील करने के लिए। तो जब वहाँ से हीलिंग करके मैं लौटी, पेशेंट को तो फर्क हुआ ही था, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे ये पता चला कि जिसकी हीलिंग करी थी वो तो ठीक हुआ ही, लेकिन आईसीयू में बाकी जितने पेशेंट थे वो सब ठीक हो गए। कहीं ना कहीं उनको इतना फायदा हुआ कि जिनको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था वो डिस्चार्ज हो गए, जिनको शिफ्टिंग नहीं मिल रही थी वो शिफ्ट हो गए। तो उस जगह भी काफी मतलब सभी लोग अचंभित हो गए थे, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के अटेंडर जितने भी थे, सबको ये लगा कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ जो कि इतने पेशेंट पे इतना पॉजिटिव असर आया। तो ये वाकया जो है उदयपुर में काफी प्रचलित हुआ था कि हॉस्पिटल ने आपको कॉल किया कि हाँ, क्या कर दिया आपने? ये क्या किया, मतलब हॉस्पिटल वालों ने उनसे पूछा जिन्होंने मुझे बुलाया था कि ये कल कौन आया था जो कि सारे के सारे पेशेंट, सबकी रिकवरी फास्ट हो गई। सबकी रिकवरी फास्ट हो गई। तो वो एक बड़ा वो था। और फिर कुछ सालों के बाद मैं एक वर्कशॉप लेने उदयपुर गई, तो वहां मुझे मिलने जो क्लाइंट आए वो मुझे ये वाकया सुनाने लगे हाँ। रेकी के बारे में, कि रेकी का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये सो एंड सो हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था कि कोई हीलिंग करने आया था तो वहां सारे पेशेंट ठीक हो गए थे। तो उन्हें मैंने बताया कि वो मैं ही थी। तब वो उनको बहुत खुशी हुई मिलके कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां के जो सीनियर डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल के, उन्होंने खुद ये कहानी सुनाई थी कि हमारे हॉस्पिटल में रेकी को लेके ऐसा ऐसा एक वाकया हुआ है। तो तब फिर मैंने उन्हें बताया कि जी वो मैं ही थी जो उस हॉस्पिटल में हीलिंग करने आई थी। तो आपके पास जैसे जो हीलिंग सेशन लेने आते हैं उसमें मैक्सिमम मेडिकल हाँ, प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम मैक्सिमम। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल प्रॉब्लम कुछ ऐसे क्लाइंट भी आपके पास आते होंगे जिनके इमोशनली टर्मोइल चल रहा है लाइफ में, हाँ, या हाँ। फिर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जैसे जिनकी इच्छाएं होती हैं कि मेरी नौकरी लग जाए या मेरा एग्जाम पास हो जाए, क्या रेकी उसमें भी हेल्प कर देते हैं? बहुत बहुत ज्यादा इस तरीके के लोग आते हैं। मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो लोग आते हैं, जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, गोल अचीवमेंट के लिए लोग रेकी करवाते हैं, जॉब के लिए करवाते हैं, किसी का इंटरव्यू होता है उसके लिए करवाते हैं, जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होते हैं। एमपी में, भोपाल में एक बच्ची थी जो कि हमेशा टॉप करती थी और उसने आगे जाके आईएएस करना था। तो जब उसके एग्जाम पीरियड था, उसकी मदर हमेशा जो है उसकी हीलिंग और रीडिंग्स हमेशा लेती थी कि बच्ची का पेपर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो एक बार की बात है, तो जब मैं उसकी रीडिंग ले रही थी तो मैंने कहा कि कोई ना कोई एग्जाम में परेशानी होगी बच्ची को, आप उसको कहना कि थोड़ा सा ध्यान रखें और मतलब घर से थोड़ा जल्दी निकले, ये भी हो सकता है कि कहीं रास्ते में ही ऐसा कुछ ना हो कि एग्जाम के लिए लेट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि और कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने कहा नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ड्यूरिंग द एग्जाम इसको कोई ना कोई परेशानी होने वाली है, तो इसके खाने पीने का और हर चीज का आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम है। तो जब एग्जाम हो गया, उसके नेक्स्ट डे उसकी मदर का कॉल आया कि मैम आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही हुआ, मतलब बेटी को तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो बेटी के साथ जो बच्चा एग्जाम दे रहा था उसने एग्जामिनेशन हॉल में वॉमिट कर दिया। और मतलब वो सारा का सारा मतलब आप समझ लो 10-15 मिनट सब उसी में वेस्ट हो गए। और क्योंकि वो बेटी के साथ बच्चा बैठा था तो एकदम आपको भी पता है कि साथ में बैठा कोई वॉमिट कर देगा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा। कह रही कि 10 मिनट के लिए वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई। फिर वहां फटाफट किसी को बुलाया गया। तो ये जो डिस्टरबेंस थी वो एग्जाम में जो देखा था कि आएगी तो वो वहां पर आई ही सही। तो पहले ही आइडेंटिफाई हो गया कि आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं था कि उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन एग्जाम के बीचों बीच उसके 10-15 मिनट वहां पर खराब हुए, लेकिन फिर भी हीलिंग उसकी चल रही थी एग्जाम के लिए।
तो उस बच्ची ने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी और वो बहुत अच्छे नंबरों से वहाँ। तो ये उन लोगों के लिए होगा ना जो पढ़ाई करते हैं और जिनका फोकस बना रहे, उसके लिए। हाँ। ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की और आप रेकी हीलर के पास पहुंच गए। ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं। तो जब हम थोड़ा स्कैनिंग में देखते हैं कि पढ़ाई तो इन्होंने कर नहीं रखी है और ये हीलिंग पे डिपेंड होकर आए हैं, कि तब मैं उनको क्लियरली बोल देती हूँ कि आप थोड़ा फोकस करो, आपकी तैयारी पूरी नहीं है और बिल्कुल एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो जब मैं उनको कहती हूँ कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तब भी लोग बड़े अमेज होते हैं कि मैम आपको कैसे पता। तो मैं कहती हूँ भाई तुम्हारी स्कैनिंग कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना है कि तुमने पढ़ाई लिखाई पूरे साल नहीं की और आप रेकी से आपको 90% नंबर आ जाएंगे। तो मैंने कहा रेकी चमत्कार करने के लिए नहीं बैठी है, आपने अगर कुछ किया है तो आपको पॉजिटिवली वो पुश करेगी। जब हम जैसे स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग हमेशा एक्यूरेट रहती है, कई बार मिस हो जाता है, कुछ ऐसा होता है? स्कैनिंग आप ये मान के चलो 90% तो एक्यूरेट ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम के बारे में, किसी की बॉडी के बारे में, किसी के ऑरा के बारे में हमको इंडिकेशन दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ है और वो स्कैनिंग में आया है तो वो आगे जाके समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा स्कैनिंग में आया था और ये इसलिए ऐसा हो रहा है। तो स्कैनिंग मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी मतलब रही होगी। एक बार की बात है, एक पेशेंट थे तो उनके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उनकी स्कैनिंग की तो मुझे ये लगा कि स्टमक में इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो थी उनकी किडनी एरिया में मुझे लग रही थी। तो फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने कहा आप पहले एक अल्ट्रासाउंड कराओ, ये स्टमक की प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड में ये दिक्कत निकल के आएगी, दिक्कत आपकी किडनीज में है। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उन्हें भी ये चीज पता नहीं थी, वो पेट के पीछे पड़े थे और तब जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनकी किडनी में स्टोन्स थे और वो दर्द जो था उनका किडनी का था, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी हम किसी की रेकी से स्कैनिंग करते हैं तो जो पेशेंट को भी एहसास नहीं होता है या जो हमारा ध्यान ही नहीं गया होता कि बॉडी में इधर कुछ बन रहा है, लेकिन अगर स्कैनिंग में आया है तो वो कहीं ना कहीं जरूर निकलता है, हमारे टेस्ट रिपोर्ट में निकल जाता है या स्कैनिंग में जो भी हम इमेजिंग वगैरह कराते हैं मेडिकल साइंस में, तो उससे भी वेरीफाई हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास लव रिलेशनशिप वाले लोग भी आते हैं? बहुत आते हैं। वो तो चाहे आपके एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, चाहे न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स है वो तो लव रिलेशनशिप है कि गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चले गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा, चला गया है तो कब तक वापस आएगा, वो मुझे चाहता है नहीं चाहता है। तो ये जो क्वेश्चंस है इनकी भरमार है, इंटरनेट पे भरमार है। जितने भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्स हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाँ यही पूछा जाता है। आप उनकी कैसे हेल्प करते हो? दो तरह से हेल्प होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कार्ड्स मैं रीड करती हूँ, तो कार्ड्स बहुत मदद करते हैं क्योंकि ये करंट सिचुएशंस होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं तो कार्ड्स हेल्प करते हैं। और अगर कहीं रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि भाई ये हील हो सकता है और अगर थोड़ा सा इसको एनर्जी मिल जाए तो ये काम कर सकता है, तो रेकी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है पीसफुल मैनेजमेंट के लिए या फिर गुड रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। तो उसमें लोगों को रिलीफ मिलता है। एक कोड कटिंग भी आई थिंक रेकी हीलिंग से हो जाती है। कोड कटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रेकी से ही होती है। रेकी में ही एक कोड कटिंग का हमारे एक सोल्यूशन है, जहां पर कोई ना कोई बैड कर्मा की वजह से आप अटके पड़े हो किसी ऐसे रिलेशनशिप में जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन वहां से निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में टकरा जाता है जो कि सिर्फ आपके कष्ट का कारण बना हुआ है और आप उस मतलब आपके जीवन में उसका रहना कोई मतलब फायदा नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको तकलीफ दे रहा है, सिर्फ आपको नुकसान दे रहा है। तो ऐसी जगह में कॉर्ड कटिंग करने से बहुत फायदा होता है क्योंकि उनके कार्मिक ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो भी कर्म से वो अटके हुए हैं दोनों आपस में और छूट नहीं पा रहे हैं और सिर्फ दुख पा रहे हैं। लेकिन जब हम कॉर्ड कट करते हैं
तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन कट होता है, दोनों अपने अपने जीवन में शांति से अपना जीवन वहन करते हैं। आपको मैम कब ऐसा लगा कि अब हमने हीलिंग सेशन लिया है और अब मुझे लोगों को सिखाना चाहिए? ये तो आप कोई यकीन नहीं होगा, पहले दिन से जब मैंने रेकी को जाना और लेवल 1-2 का ही जब मैं लेक्चर सुन रही थी और मेरा जो सारा ध्यान चल रहा था, एक तरफ तो मेरा दिमाग सीख रहा था और जो दूसरी तरफ मेरा दिमाग ये चल रहा था कि जब मैं सिखाऊंगी तो कैसे सिखाऊंगी, जब मैं किसी को सिखाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, ये सामने जो मेरे मास्टर हैं वो ये बता रहे हैं। तो एक जो वो सिखाने वाला जो प्रोसेस था, मतलब आप ये समझ लीजिए जो मेरे भीतर का जो शिक्षक था वो पहले दिन से ही जागृत हो गया था कि नहीं, ये तो मुझे एक समझ लो कि जादू का पिटारा मिल गया है और इसको मैंने सारी दुनिया में फैलाना ही है। तो वो आप समझ लो बहुत इनिशियल लेवल 1-2 से ही मैंने सोच लिया था कि रेकी तो मैंने सबको सिखानी। स्टूडेंट के साथ में भी कुछ चैलेंजेस हुए, जैसे जो आपके स्टूडेंट थे, कभी ऐसा फेस किया आपने कि लोग ढंग से सीख नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ उनके ऐसे डाउट्स हैं या फिर उनका विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा तो इस तरीके के चैलेंजेस मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि रेकी जो है एक सरलतम विद्या है सीखने के लिए, बहुत आसान है। सीखने से पहले लोगों को लगता है, क्योंकि रेकी के बारे में वो लोग जानते नहीं हैं, सीखने से पहले बहुत लोगों को लगता है कि क्या हम भी सीख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाजार में आप सुनोगे, इंटरनेट पे आप देखोगे ना, तो लोगों ने रेकी को जादू, चमत्कार और समझ लो कहीं ना कहीं तो जादू टोने से, इतने दिव्य शक्तियों से और देवी देवताओं से जोड़ के रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम लोगों में आता है कि ये किसी तरीके का जादू टोना तो नहीं है, या हम किसी की हीलिंग करेंगे तो हमारे ऊपर तो कुछ वापस नहीं आ जाएगा, या हमारे को तो इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। तो ये वाले जो डाउट हैं ये मन में लेके बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे रेकी को जानते हैं, मेरी जब वो बातें सुनते हैं, जब वो रेकी का सेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आता है कि अगर छोटे मोटे कुछ कुछ रूल्स फॉलो करके, अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रख के, कॉर्ड कटिंग का ध्यान रख के, अगर हम छोटे मोटे ये ध्यान रख कर रेकी करेंगे तो रेकी से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सीखने में बहुत कम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इजीएस्ट वे है रेकी का, इजीएस्ट प्रोसेस है। सिंपली आपने रेकी को कॉल करना है, सिंपली आपने लोगों के साथ कनेक्ट करना है, उनको हील करना है और रेकी को वापस भेज देना है। कुछ लोग अपने सेल्फ के लिए भी करते होंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनली नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए रेकी करनी है। तो आप ये समझ लीजिए 40% लोग सेल्फ हीलिंग के लिए ही रेकी सीखते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी भी अलग अलग, कोई जैसे आपने बताया डॉक्टर्स हैं, हाँ, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत बहुत अलग-अलग हर कैटेगरी, फील्ड में, हर फील्ड के लोग। मेरे स्टूडेंट आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे। मेरे स्टूडेंट लॉयर भी हैं, मेरे स्टूडेंट जो हैं अपने लाइफ टाइम में स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, और हाउसवाइफ मेजॉरिटी में हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो सीखती हैं, और कुछ योगा प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी और किसी किसी प्रैक्टिस में हैं, वो रेकी को ऐड करना चाहते हैं। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो मतलब ऐसे कोई कैटेगरी बची नहीं है जहां पे मैं ये कहूँ कि रेकी सीखने नहीं आया। जो बच्चे आईएएस की तैयारियां कर रहे हैं वो भी रेकी सीख रहे हैं, जबकि हम समझते हैं कि जो आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनका इन सब चीजों में विश्वास नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स रेकी में विश्वास रखते हैं, वहाँ आईएएस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो भी हैं। चंद बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छी रेकी सीखी है। एक ने तो जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, उसने जो हॉबी डालते हैं, हाँ, उसने वो रेकी हीलिंग डाला। तो वो एक स्पेशल क्लास लेने मेरे पास आया कि मैम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उस एग्जाम में मुझसे पूछे, मतलब इंटरव्यू में मुझसे पूछे जाएंगे रेकी के बारे में। तो वो उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के लिए एक क्लास मुझसे लेने आया था कि जी ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, अब इनके आंसर्स आप दो,
क्योंकि इसके आंसर मुझे वहां इंटरव्यू में करने हैं। तो मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई तबका बचा होगा जहां आपको रेकी हीलर, मेरा स्टूडेंट तो है बाकियों का नहीं पता। रेकी हीलिंग सीखने से पहले भी क्या कोई ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि अब मैं तैयार हो चुका हूँ, मुझे रेकी हीलिंग के लिए जाना चाहिए, या कोई भी आ सकता है? देखिए, एक प्रिपरेशन जो मैं अपने हर स्टूडेंट को खुद से कहती हूँ कि आपके थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। एक इंटरनल प्योरिटी मुझे चाहिए मेरे हर स्टूडेंट में, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी से के साथ काम करने जा रहे हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी को सीखने जा रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव और प्योर होना बहुत जरूरी है। कोई भी मन में छल रख के, कपट रख के, द्वेष रख के, ईर्ष्या रख के वो रेकी सीख तो लेगा, थ्योरेटिकली वो सीख लेगा, किताब दे दो वो पढ़ लेगा, लेकिन मैं नहीं मानती कि मन में कुछ भी नेगेटिविटी रख के आप एक पॉजिटिव एनर्जी को यूज कर सकते हो। तो मेरे स्टूडेंट को एक ही मेरी तरफ से एक चीज चाहिए, वो ये कि आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी थिंकिंग जो है वो प्योर होनी चाहिए। जो लोग मनी माइंड से आते हैं कि मेरे को रेकी सीख के बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, वो भी इस फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, आगे चल के नहीं हो पाएंगे। मेरे मतलब आप ये मान लो 2 या 3 ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने दुकान सजाने के लिए रेकी को ले लिया कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं रेकी भी सीख लेता हूँ। लेकिन वो आज तक भी अच्छे हीलर नहीं बन पाए हैं। उन्होंने आज तक मेरे साथ अपने हीलिंग एक्सपीरियंस नहीं शेयर किए, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट से वापसी में जो भी चीज चाहिए, हीलिंग के रिजल्ट्स। समस्त रेकी सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर मार्केट में देखेंगे, आपने जो नोट्स से रेकी पढ़ी है वो नोट्स आपने फोटोस्टेट करके आगे दे दिए और एट्यूनमेंट दे दिया और रेकी को सोच लिया कि आगे बढ़ गई। लेकिन रेकी ऐसी विद्या नहीं है जो नोट्स को पास ऑन करने से एक विद्या पास ऑन हो जाए। एक मास्टर का नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, तो इसको सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना बनाया जाए। ये एक बहुत प्योर चीज है जो मास्टर अपनी प्योरिटी उसके अंदर मिला के आगे बढ़ाता है। वो प्योरिटी आपकी आगे जाती है स्टूडेंट के अंदर, वो उसको हीलिंग करने का जो है अंदर से एक इच्छा शक्ति आपके अंदर डेवलप करती है, और वो आपकी इच्छा शक्ति जो है वो आपकी हीलिंग में नजर आती है। तो कोई भी रेकी मास्टर या जो भी रेकी सीखना चाहता है, उसको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो प्योरिटी, क्या वो सोच, क्या आपकी इंटेंशन वो सच्चाई रखती है जो वाकई एक हीलर को चाहिए। नहीं तो प्रोफेशनली तो आप कितना ही कुछ कर लो, आप एक नाम कमा लेते हो, उस नाम को आप मैनेज करते हो और उससे आपका पैसा खींचा चला आता है। लेकिन एक असली मास्टर ने कितने लोगों को रेकी सिखाया, ये आपको मास्टर होना नहीं दर्शाता। एक रेकी मास्टर ने कितनों को हील किया है, किस लेवल पे जाके उसने हीलिंग्स की हैं, कितने क्रॉनिक डिजीज पे काम किया है, ये आपको एक मास्टर बनाता है और ये एक हीलर की पहचान है। अगर मैम कोई आपसे सीखना चाहे तो आप क्या 1-on-1 क्लासेस देते हैं या फिर एज ए ग्रुप सेशंस होते हैं आपके? मैं ग्रुप में बहुत कम सिखाती हूँ। मेरा जो मानना ये है कि एक जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है और दीक्षा देने का जो तरीका है, वो 1-to-1 मुझे लगता है कि ज्यादा कारगर होता है। क्योंकि जब एक शिष्य एक गुरु के पास आता है तो एक समर्पण के भाव से आता है, वो खुद को गुरु के चरणों में रखता है और अपने आप को पूरा का पूरा वहां खोल देना चाहता है। लेकिन जब 4 लोग आपके साथ बैठे हैं तो ये काम वहां नहीं हो पाता। तो मैं यही मतलब इसमें मेरा विश्वास है कि 1-to-1 जो मैं रेकी सिखाती हूँ, मैं इसलिए 1-to-1 सिखाती हूँ कि मेरा और उसका दोनों का 2 लोगों का कनेक्शन बनता है। वो अपनी बात पूरी की पूरी रख सकता है, वो अपनी शंकाएं मेरे सामने रखता है और मैं उसकी शंकाओं का भी निवारण करती हूँ, और जो दीक्षा मैंने देनी है वो भी मैं
बहुत एक पर्सनल लेवल पे उसको दे और आप फिर पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं पर्सनली क्योंकि आपका कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रुप सेशन में 15-15 20-20 अगर लोग होते तो कुछ लोग हेजिटेंट होते, नहीं बोल पाते हैं। कोई नहीं बोल पाता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी आप अपने गुरु के सामने ग्रुप में नहीं रख सकते। तो हाँ। ये तो एक दिक्कत आती है लोगों को कि फिर लोग सिर्फ आपको सुनते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब 1-to-1 सेशन होता है तो इंसान बोल भी पाता है, अपनी परेशानियां भी खुल के मास्टर के सामने रखता है और उसके सोल्यूशन भी और जो एक्सपीरियंस है जो वो जब आप रेकी हीलिंग सीख रहे होते तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो 1-on-1 आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल 1-on-1, क्योंकि आपको क्या अनुभूति क्या हो रही है, आपके अनुभव क्या है, एट्यूनमेंट के टाइम आपको कैसा लगा, या रेकी सीखने जब लेक्चर भी चल रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ सेशंस में एक मेरी स्टूडेंट थी, तो जब उसने रेकी सीखना शुरू किया तो उसने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरा इन सब चीजों में बहुत विश्वास नहीं है, तो मैं जो है खुद को खाली करके ये सीखने आई हूँ, लेकिन अब ये सीख के ही बताऊंगी कि मेरा भरोसा आया। मैं नॉन बिलीवर टाइप की इंसान हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मुझे नॉन बिलीवर्स पसंद है, क्योंकि जब नॉन बिलीवर्स को बिलीव होता है तो उस बिलीव का जो मान है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने उसको सेशन देना शुरू किया। तो ये समझ लो कि जब सेशन आधा ही हुआ था, हम एट्यूनमेंट तक पहुंचे भी नहीं थे, तो वो उसने मुझे ऐसे बोला कि मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑरेंज कलर के फूल मेरे ऊपर बरस रहे हैं। तो मैंने कहा बरसने दे कोई बात नहीं। नहीं, कह रही आपको दिख रहे हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे तो दिख रहे हैं। ये ऐसा सच में होता है, ये रेकी की वजह से हो रहा है। कह रही मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सेशन कंप्लीट हो जाने दो, जब आपका एट्यूनमेंट होगा तब देखेंगे रेकी बॉडी में कैसे एंटर करती है। तो जब उसका एट्यूनमेंट हुआ और जब उसको उस एनर्जी का फील हुआ, रेकी ने खुद बता दिया कि हाँ मैं हूँ, तो वो जो उसका भरोसा था, और वो जो मेरी स्टूडेंट है आज इतनी अच्छी हीलर है, उसके खुद की मतलब अगर हम रेकी जर्नी देखें कि कहाँ कहाँ उसने कैसे कैसे लोगों को हील किया है, और फिर जब वो बाद में मेरे साथ शेयर करती है कि हाँ मैंने इस तरीके का केस जो है सॉल्व किया, आज एक ऐसी हीलिंग मेरे पास आई थी, मैंने हीलिंग की, वो स्कैनिंग बहुत अच्छी करने लग गई है। तो वो जो नॉन बिलीवर थी, जब उसने रेकी का एहसास किया, रेकी का अनुभव किया, और जो उसका बिलीव रेकी पर बना, तो उसने बहुत बहुत मतलब अद्भुत चीजें अपनी रेकी जर्नी में की है। और ये सब जान के मुझे तो बहुत ही खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो जैसे मेरा एक मानना है कि हाँ, कि रेकी टीचिंग पर नहीं, रेकी हीलिंग पे फोकस करो। टीचिंग तो कोई भी कर लेगा, तो अपना फोकस जो है हीलिंग पे रखो। हीलिंग से आपने क्या क्या पाया है। अब जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल। हाँ, आप जैसे मैम आपको 16 साल एक्सपीरियंस हो गया है, हाँ, 2009 से तो 9-10 से लेके हाँ, अभी तक आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, है ना, अप्स एंड डाउन्स हाँ। होंगे, और इंडस्ट्री में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। अभी का जो एनवायरनमेंट है उस बेसिस पे आपको क्या लगता है रेकी का फ्यूचर आगे कैसा होगा? रेकी का फ्यूचर तो देखिए, जो भी थोड़े बहुत नेगेटिव लोग आप देख रहे हैं इंटरनेट पे, जिसने रेकी में अलग अलग से अपने नाम ऐड कर दिए हैं, रेकी को देवी देवताओं से जोड़ दिया है, रेकी को और चीजों से जोड़ दिया है, तो मैं नहीं समझती कि इन लोगों के ये सब करने से रेकी का कुछ भी बिगड़ेगा। जिसने ऑथेंटिक रेकी सीखनी है, जिसने शुद्ध रेकी सीखनी है, अगर उसने अपने मन में ये इच्छा जागृत की है कि मुझे रेकी तक पहुंचना है, तो रेकी खुद ब खुद उन तक पहुंचने का मार्ग बना देगी। रेकी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आगे जैसे जैसे आप टाइम देख रहे हैं, 2025 आपने देखा, इतना आपने कोरोना काल देखा, अभी 26 भी बहुत अच्छा साल रहने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो मदद करेगा वो ये ऊर्जा स्रोत ही करेगा। तो मैं ये बार बार अपनी वीडियोस के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इन ऊर्जाओं को आप पकड़िए, रेकी को सीखिए, अपने लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपने अपनों का ध्यान रखने के लिए, और फिर सारी दुनिया में फैलाने के लिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को फिर यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने आज पूरा मैम की पूरी एक जर्नी देखी, किस तरीके से मैम रेकी हीलिंग में आई और फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, रेकी हीलिंग सेशन लिए,
अगर आपका भी रेकी में इंटरेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है और मैं अपनी और अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपने बाकी और लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो आपको ज़रूर रेकी सीखनी चाहिए। आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे या फिर आप वेबसाइट पे जाकर मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रेकी हीलिंग की जो जर्नी है, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।